हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपनी 12th केमिस्ट्री में जो एक सीरीज स्टार्ट करी थी अपन लोगों ने, एक मुहिम स्टार्ट करी थी। और उस मुहिम में जहर सीरीज का नाम दिया था उस मुहिम को। और इस जहर सीरीज का पार्ट 2 है। और इस जहर सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं रासायन बलगतकी। रासायनिक बलगतकी के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज की क्लास में यहाँ लिखे गए हैं। बस हम लोग को इनका सैल्यूशन करना होगा। ठीक है, देखिए कितने कितने बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप इन्हें करेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और इसकी आणविकता में अंतर बताओ, स्पष्ट करना है हमको। देखिए कितने बार पूछा गया है, आप कोई भी गेस्ट पेपर, विद्या क्वेश्चन बैंक कुछ भी उठा के देख लेना, इस क्वेश्चन को इतने बार पूछा गया और ऐसे चुटकियों में से हल कराऊंगा, ऐसे किसे आपको सिखा दूंगा कि आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। और इसके बाद कह रहा है कि इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यानी कि वेग स्थिरांक का मान, यानी इसका सूत्र और इसका मात्रक लिखिए। ये भी हमको लिख देना है, ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ये देखो कितने बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग, कोई रासायनिक अपक्रिया है, उस रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होगा, मतलब वेग स्थिरांक आपका के होता है। कह रहा है क्या क्या होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए 50 सेकंड में, मतलब ये दो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा कोटि, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता होती क्या है। सबसे पहली बात तो आप यही समझिए कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता होती क्या है। देखिए ये एक प्रकार की वैल्यू है, क्या है, ये एक प्रकार की वैल्यू है। बस एक सिद्धांतिक मान है जिसे सिद्धांतों के द्वारा देखा गया, मतलब कुछ वैज्ञानिक थे जो, उन वैज्ञानिक ने दे दिया है उस नाम को और कह दिया ये सिद्धांतिक है, ये मतलब इनका एक सिद्धांत है। ये क्या है, एक सिद्धांत है और एक प्रायोगिक है। मतलब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सपोज करो किसी वैज्ञानिक ने कह दिया कि 2+3=5 होता है और आपने उसका प्रयोग किया, आपने उसका प्रयोग किया तो आपने जोड़ा कि 2+2 और +1=5 होता है, तो बात तो दोनों की सही हुई। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वैज्ञानिक कहता है तो कोई वैज्ञानिक ये भी कह सकता है कि 2.2+2.9=5 होता है, और तुम लोगों ने जब प्रयोगों से निकाला तो 2+3=5 होता है। तो मतलब ये प्रयोगों से है, ये इसे बदला नहीं जा सकता। सिद्धांतिक यानी कि किसी वैज्ञानिक ने इसे दे दिया है इस नाम को, इसे हम तुम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन प्रायोगिक का मतलब है जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी वही मानी जाएगी, ये कहलाता है प्रायोगिक और ये कहलाता है सिद्धांतिक। तो अब बात आती है कि कौन सा सिद्धांतिक है और कौन सा ये है, मतलब प्रायोगिक है। तो देखिए बेटा जो सिद्धांतिक है वो आपका अभिक्रिया की जो आणविकता है, एक तरफ देखिए, सबसे पहले इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग एक तरफ डाल देंगे अभिक्रिया की आणविकता और एक तरफ डाल देंगे अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आणविकता, आणविकता। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देनी है एक क्वेश्चन कोट, यहाँ पे आपको अभिक्रिया की कोट लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वह कैसा मान है, सिद्धांतिक मान है, और ये जो कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। तो इसमें आप लिख देंगे यह एक सिद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, यह एक सिद्धांतिक मान है, और अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह है, इसमें 3 पॉइंट कम से कम बेटा आपको लिखना होता है। यह एक सैद्धांतिक मान है, कैसा मान है, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान है। यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये कोई इसके जो सैद्धांतिक मान होगा उसे हम किसी न किसी अभिक्रिया के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं, जिस वैज्ञानिक ने जिस अभिक्रिया को दिया होगा। तो इसलिए हमें लिखेंगे जिसे, जिसे किसी अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिसे किसी अभिक्रिया
के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात सबके समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि समझ में आई या नहीं आई। और यहाँ पे आप लिखेंगे ये एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि कैसी है, अभी भी मैंने बताया, यह एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है बेटा, प्रायोगिक मान है। ठीक है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, यह एक प्रायोगिक मान है। अब इसे हम कैसे निकालते हैं, ये वेग समीकरण से, जिसे वेग समीकरण के अभिकारकों की घातों से। कैसा है, कोई वेग समीकरण होता है, इसकी जो अभिकारकों की घात होती है ना, उनका योग करके निकालते हैं। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन अभी आगे बताऊंगा, तब ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी इसी वीडियो में। ठीक है, इसी लाइव क्लास पर ही आपको वो भी समझा दिया जाएगा, जिसे वेग समीकरण, जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों, किसके अभिकारकों, अभिकारकों की श्रद्धांताओं, ठीक है, सांद्रताओं, किसकी, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसकी, अभिकारकों की सांद्रता के योग, घातों के योग द्वारा। ठीक है, घातों के योग द्वारा। तो देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रायोगिक मान होते हैं, ये जो प्रायोगिक मान होते हैं, ये अभिक्रियाओं की जो कोई अभिक्रिया होती है अभिकारकों की, उसके घातों के योग द्वारा निकाले जाते हैं। और ये जो मान होते हैं, किसी न किसी अभिक्रिया के द्वारा ही सैद्धांतिक मानों को ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट होगा बेटा, नंबर दूसरा पॉइंट होगा, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका मान, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता। और यहाँ पे लिख देंगे इसका मान शून्य होगा। इसका मान शून्य हो सकता है या होगा, लिख सकते हैं इसका मान शून्य भी हो सकता है, परंतु इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। इतनी बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, इसका जो मान होता है बेटा, इसका ये, अब आणविकता में आते हैं। आणविकता में बेटा इसका मान सदैव धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक आणविकता नहीं होती। इतनी बात समझ लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो आप बोलेंगे इसका मान सदैव कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, होता है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इसका मान जो है सदैव धनात्मक नहीं होता, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार से होता है। कैसा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। परंतु यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे हमेशा धनात्मक ही होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो अभिक्रिया है, ये सदैव पूर्ण संख्या होती है। ये अभिक्रिया की जो आणविकता है, ये एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, ये एक बेटा पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की जो आणविकता है, हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगी। कभी भी भिन्नात्मक रूप से आपको अभिक्रिया की आणविकता नहीं दिख सकती। परंतु ये जो संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है और ये भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। कैसी संख्या, ये भिन्न के रूप में भी मिल सकती है और ये आणविकता के सिद्धांत पर मिल सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी रूप से मैंने बता दिया। किसके किसके समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, यहीं से देख लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन की अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। यानी कि इसमें आपको डेफिनेशन बताई जाएगी अभिक्रिया की कोटि की, कि आप अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो बेटा अपना क्वेश्चन था अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है। देखिए अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि वो होती है बेटा, मान लीजिए सपोज करो कोई अभिक्रिया है, क्या है, कोई अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन समझा रहा हूँ पहले, इसके बाद नोट करिएगा आप लोग। कोई मान लीजिए अभिक्रिया है, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका अगर हमें दर समीकरण निकालना है। कौन सा समीकरण बेटा,
कमेंट बॉक्स में बताना। दर समीकरण हमें निकालना है, ठीक है। अगर हमें किसी चीज का दर समीकरण निकालना है तो उसके अभिकारकों की सांद्रता रखनी पड़ेगी। उसके जो भी अभिकारक होंगे क्या होंगे, जिस रूप को रख करके हम लोग अभिक्रिया को कर रहे होंगे, अभिकारक की जो सांद्रता होगी क्या होगी, अभिकारक की जो सांद्रता होगी उस पर जो घात होगी क्या होगी, घात होगी, उसका योग क्या कहलाता है, उसी का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सपोज करो मैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराऊं, वो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, H, यहाँ पे देखो लिख रहा है HCl, क्या बन जाएगा HCl, परंतु यहाँ पे Cl दो है, H दो है, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवा दूंगा। ये जो अभिक्रिया हो रही है सपोज करो HNu की उपस्थिति में हो रही है, किसकी उपस्थिति में, HNu की उपस्थिति में हो रही है और H2O की उपस्थिति में हो रही है। तब देखिए इसमें कुछ ना कुछ घात लगी होगी। अगर मैं आपको समझा दूं, सीधी सी बात आपको समझा रहा हूं, तो यहाँ पे सपोज करो घात लगी होगी कोई, ये घात लगी है कोई, ये कोई समीकरण हो गया, तो इस घात का जो योग होगा ना इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। मतलब आपको डेफिनेशन लिख देना है, किसी अभिक्रिया का दर समीकरण, क्या लिख देंगे, किसी अभिक्रिया को दर समीकरण को व्यक्त करने के लिए, ये जो बेटा समीकरण आप देख रहे हैं ये कोई अभिक्रिया है एक समीकरण के रूप में, इसको हम लोग दर समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं बेटा, इसको हम लोग दर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर समीकरण कहते हैं। तो जब आप बोल देंगे डेफिनेशन कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के, किसको व्यक्त, ये क्या है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, परंतु मेन अभिकारक कौन सा है, ये अभिकारक की सांद्रता क्या है, ये अभिकारक है। तो बोल देंगे आप किसी अभिक्रिया के दर समीकरण को व्यक्त करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं ना, तो आप बोल देंगे किसी अभिक्रिया के दर समीकरण को व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए अभिकारकों की सांद्रता पदों के योग को क्या कहते हैं, अभिकारकों की सांद्रता पदों की योग को उस समीकरण, यानी कि उस अभिक्रिया का उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, इन दोनों घातों का योग उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। बेटा समझ में आ गया हो ना। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूरी छाप दीजिए, लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत पढ़ते हैं, आप ही पढ़ने वाले छात्र हैं। जो सपोर्ट कर रहा हो शेयर कर देगा और इसी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लिख देगा, ठीक है। आगे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो देखिए बेटा मैंने वही समझाई हुई डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण, मतलब कोई अभिक्रिया है उसका दर समीकरण में अगर हमें उसे व्यक्त करना है तो उसके जो अभिकारक होंगे, मतलब जिसको रख करके इधर हम लोग अभिक्रिया को करा रहे होंगे, उनके घातों का योग, मतलब जो भी घात उसमें होंगी उनका अगर हम योग कर देंगे तो उस अभिक्रिया के लिए वह अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। बहुत आसान है, 2 लाइन की परिभाषा याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो बेटा वेग स्थिरांक मैं आपको बता देता हूँ, के होता है, क्या होता है, वेग स्थिरांक आपका के होता है। अब बेटा जब हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक के की वैल्यू होती है वह होती है x/t। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए, मैं दिखा दे, यहाँ पे लिख देता हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर होता है x/t। अब देखिए कह रहा था इसका मात्रक बताओ। तो सबसे पहले के का मात्रक निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए x का मात्रक और t का मात्रक। t अपना यहाँ पे क्या है बेटा, समय है, और x आपका वो है, x आपका मात्रक, जैसे हमें t का मात्रक, इसका मात्रक होगा सेकेंड और इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर। x कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटा होगी मोल, इसकी वैल्यू होगी मोल पर लीटर। x का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। इसके बाद आपका जो समय है इसका मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको ऊपर ले जाएं इस सेकंड को और इस लीटर, सबसे पहले इस लीटर को अगर हम देखिए इसमें अपान में 1 मानेंगे तो ये लीटर इसके इंटू में चला जाएगा। अगर हम टोटल ऊपर ले जाएंगे तो इसका मेन मात्रक निकल के आएगा मोल। मात्रक ये भी सही है, ये लिखाएंगे तो चल जाएगा, ये लिखा मिल जाए आपको तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मोल लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, यानी कि सेकेंड
इनवर्स। ये भी लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एक पावर लगी है, इसमें एक पावर लगी है, ये दोनों मल्टीपल में हो जाएंगे। जब इसे ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया बेटा मात्रक। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था और कितना आसान था बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि आपको वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है वेग स्थिरांक के की। अब आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेना है, अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा तो उस पर मैं आपको वेग स्थिरांक की डेफिनेशन करवा दूंगा, यानी कि छोटी डेफिनेशन है आप कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अब बेटा ये कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया में 50 सेकंड में, कितने सेकंड में, 50 सेकंड में कोई पदार्थ है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। जब ये आधे की बात करता है बेटा तो ये अर्ध आयु की बात करने लगता है। किस किस आयु की, अर्ध आयु की बात करता है, ठीक है। जब ये अर्ध आयु की बात करेगा तो अर्ध आयु आपको बेटा होता है टी हाफ, क्या होता है, टी हाफ। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक जब बोले, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध आपको होता है 693/t हाफ, ये होता है अर्ध आयु काल का फार्मूला। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में कह रहा है कि सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है, 50 सेकंड में, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता जो है वो मेन सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। इस आधे से हमको क्या पता चल रहा है कि ये हमारे अर्धायु की बात कर रहा है। जो सेकंड की वैल्यू है ये दी गई है टी हाफ का मान, क्या दिया गया है, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि के हमारा होता है वेग स्थिरांक। अब देखिए यही चीज इसमें दी गई है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में, देखिए अब इसमें भी क्वेश्चन वही चीज बोलेगा, 60 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता की कैसे रह जाती है, आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें टी हाफ दिया गया है 60 सेकंड, तो दोनों को मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा तीसरे क्वेश्चन में टी हाफ इक्वल टू दिया गया था 50 सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको फार्मूला इसमें के पूछ रहा था, तो के बराबर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 0.693/t हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू 50 सेकंड दी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 693/t हाफ, टी हाफ की वैल्यू दी गई थी 50, तो यहाँ पे रखेंगे। इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं तो ये 3 जीरो यहाँ पे बच जाएंगे। फिर हम लोग जब भाग देंगे के बराबर निकालेंगे, तो देखिए बेटा इस जीरो को हम लोग को एक तरफ कर लेना है। भाग देने का सही तरीका बताता हूँ मैं आपको, नहीं तो आप भाग ही देते रह जाओगे। यहाँ पे इनको सभी जीरो को एक तरफ कर लेना है और 5 से इसे डिवाइड कर देना है। 5 से आसानी से डिवाइड कर सकते हो। जब आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एक नम 5, बचा कितना एक, तो ये बन जाएगा 19, तो 5 तय के 15, बचा कितना आपके पास 4, तो ये बन जाएगा 43, तो 5/40 इतना हो गया। अब बचा 3 पॉइंट लगाया आपने, जैसे ही आपने यहाँ पे बेटा पॉइंट लगाएंगे तो 3 बचा है तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 138.6 आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, एक एक बना के 4 जीरो। अब आप जानते हैं कि जब ये इन 4 जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, परंतु बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 अंक बाद दशमलव ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पे हमारा जो दशमलव लग जाएगा वो लग जाएगा 0.5 अंक में लगेगा। तो 5 अंक में लगाने के लिए हम यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेंगे, 1386, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब ये काहे में आएगा, ये आ जाएगा इतने सेकंड, क्या आ जाएगा, इतने सेकेंड, ठीक है। तो आई होप बेटा सेकेंड इनवर्स होता है इसका मतलब। आई होप बेटा इतना समझ में आ गया, टी हाफ की वैल्यू का इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन अगर इतना समझ में आ गया तो दूसरे में देखिए टी हाफ की जो वैल्यू थी, टी हाफ की वैल्यू दी गई थी 60 सेकेंड। तो अब क्या इस फार्मूले पे आप रख नहीं सकते हो, के बराबर आपको वही फार्मूला लगाना है 0.693/t हाफ। तो इस टी हाफ की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे 693, अब बटे में टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई थी, 60। अब देखो मैंने आपको बताया था इसको दशमलव को हटाना है, 3 जीरो यहाँ पे तुरंत लगा लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 693/6 करके और यहाँ पे एक बना के जितने जीरो हों उनको लिख लेना है, फिर 6 से डिवाइड करना है। जो भी संख्या नीचे हो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का नम 6, इसके बाद यहाँ पे करेंगे 6 का नम 6, 3 बचेगा 33 हो जाएगा। तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, तो 6 5 30 तक जा रहा है और ये हमारा कितना बन रहा था, 33 बन
रहा था। तो अब देखिए इसका मतलब 3 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 30 हो जाएगा। तो फिर हम लोग ले जाएंगे 6 पंजे 30 तक, तो ये 5 आ जाएगा। अब क्या है, 4 जीरो नीचे दिए गए हैं ऑलरेडी और एक अंक में दशमलव लगा है, तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। 5 अंक में लगेगा दशमलव, क्योंकि एक अंक में ऑलरेडी लगा है। नीचे से जब 4 जीरो हटाएंगे तो इसका मतलब है 4 अंक इधर खिसक के आएगा दशमलव, तो यही आ जाएगा 155 सेकेंड इनवर्स। तो बेटा दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ। ये रासायनिक बलगति के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने छांटे थे। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे बेटा, और ये वीडियो कैसी लगी, ये अपनी जहर सीरीज है, इस जहर सीरीज को आगे चलाया जाए कि नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।